माइक ऑन। हो गया? गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। अजय, विपिन, प्रज्ञा, सर्वेश, आदित्य, रावत, श्रेया, सुप्रिया, आशीष, सत्येंद्र, वैभव, विपिन कुमार, डिम्पल, गुड इवनिंग सभी को। लास्ट टर्न पे आपको बताया गया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दो अप्रोच आपको बताए गए। पहला HL या तो हिटलर लंडन थ्योरी, और जो दूसरा बताया गया वो पाउलिंग स्लेटर अप्रोच बताया गया, पाउलिंग स्लेटर थ्योरी करके। तो हिटलर लंडन थ्योरी जो दी गई हुई थी वो डायरेक्शनल नेचर को एक्सप्लेन न कर पाने के कारण जो है पाउलिंग और स्लेटर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी और उन्होंने उस डायरेक्शनल नेचर के बारे में बताया कि ये इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में ओवरऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या ड्रॉबैक थे उसके बारे में हमें जानना है, जिसके कारण हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या तो MOT के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब उसी ड्रॉबैक के बारे में हमें यहां पे देखना है कि किस तरीके से क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है ड्रॉबैक्स ROR लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो सारी चीजें हमें यहां पे देखना है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में लिखिएगा। पहला ड्रॉबैक क्या है पहले समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फेल्स टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ये थ्योरी केवल और केवल फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को बताता है, न कि डेटिव बॉन्ड या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताता है। मतलब इस थ्योरी से केवल और केवल हम किसको बता सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बता सकते हैं, डेटिव बॉन्ड के फॉर्मेशन को नहीं बताया जा सकता है, जिसके कारण ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई। अगला पॉइंट जो है वो ये है, अकॉर्डिंग टू BBT ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक but experimentally it has been found that oxygen molecule is paramagnetic by ESR। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं तो ये देखा गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बताई हुई थी वो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन आगे चल करके एक होता है, टेक्निक होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ESR बोलते हैं। इसी का एक नाम और होता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस, जिसे हम EPR के नाम से जानते हैं। दोनों का काम एक ही है, बस एक टेक्निक के दो अलग अलग नाम हैं। तो आगे चल करके यह बताया गया कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डायमैग्नेटिक है, वो ऐसा नहीं है। आगे चल करके इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस या ESR के थ्रू ये पता चला। ESR एक टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टेक्निक है। जैसे आप UV विजिबल IR और NMR के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया गया था, उसी तरीके से ESR भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिससे हम ये बताते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है हमारा या कोई भी कंपाउंड जो है
वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर को बताता है। तो आगे चल करके ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ने ये बताया कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो डायामैग्नेटिक ना होकर के क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब ये आपको और डिटेल में पद समझ में आएगा जब अभी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम बताएंगे, और वहां पे ऑक्सीजन का जब आप मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक, बट ESR टेक्निक रिवील्स दैट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट डायामैग्नेटिक। ठीक, तो ये चीजें ESR से पता चला। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस करके एक टेक्निक होती है, उसने ये बताया कि जो दिया गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक ना होकर के पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, बात है समझ में। फिर उसके बाद में अगली चीज क्या है कि ये अगला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्पीसीज सच एज NOH2+ एटसेट्रा। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं उसमें जो पाए जाने वाले स्पीसीज हैं हमारी या तो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये फेल हो गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन को या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में न बताए जाने के कारण जो है ये फेल हो गया। ये कुछ इस तरीके से कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे NO में जो होता है वो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, H2+ जो होता है ना आयन होता है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। अगला और लास्ट है वो ये है कि दिस थ्योरी इज आल्सो फेल्ड टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन मेटल दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एग्जांपल फेरोसिन। ठीक है, ये FeCp ट्वाइस करके है। फिर उसके बाद में अगला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है रेनियम करके एक मेटल होता है। ठीक है, Re करके एक मेटल होता है, D ब्लॉक का मेटल है आपका। ठीक है, पाया जाता है आपका कोबाल्ट फैमिली में जो है ना, रेनियम करके होता है, Re इसको हम बोलते हैं। तो Re2Cl8 या फेरोसिन जो होता है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, FeCp ट्वाइस बोलते हैं इसको। इसके बारे में भी डिटेल में बता रहे हैं किस तरीके से होता है। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं या कह सकते हैं कि मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी। इसीलिए हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या तो MOT के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब ये FeCp ट्वाइस करके जो दिया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए कि किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए ये जो दिया गया है FeCp ट्वाइस, Cp जो है वो होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जब बताया गया था तो वहां पे बताया गया था। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के तौर पे। ये ऐसे रहता है, बीच में रिंग बना करके एक निगेटिव चार्ज लगा दिया जाता है। तो आयरन का जो है वो इस तरीके से क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है ये ऐसे। फिर उसके बाद में यहां पे अगली बॉन्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके से बनाता है। ठीक है, तो ये जो है इसी को हम Cp बोल रहे हैं, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये जो Cp रिंग है हमारा ये जाकर के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आयरन को। ठीक है, और उधर से दूसरा जो Cp रिंग है दैट इज आपका क्या, साइक्लोपेंटाडाइनाइल का दूसरा है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना, ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्चुअल में जो फेरोसिन है जो आपके सामने लिखा गया है फेरोसिन, इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है सैंडविच की तरह। ठीक है, एक जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ऐसे होता है
दूसरा ऐसे होता है। इसी दोनों रिंग के बीच में जो है वो हमारा क्या होता है, आयरन जो है वो बॉन्डेड रहता है। तो सैंडविच जिस तरीके से होते हैं उनके दो पार्ट जो है इस तरीके से ऐसे होता है, तो ये बीच में मेटल होता है और जो दोनों एंड है अबव द साइड का और बिलो द साइड का, उसी पे क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ना एनायन होता है। तो इसमें जो बॉन्डिंग है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इसीलिए नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? टेस्ट करिए जल्दी से। ड्रॉबैक आया समझ में? पहला ड्रॉबैक इनका ये कि फर्स्ट ड्रॉबैक में आप देखिए कि ये केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल को बताता है, बॉन्डिंग को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं। दूसरा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डायामैग्नेटिक, लेकिन ईएसआर टेक्निक के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तीसरा कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं उनके एक्सप्लेनेशन को ये नहीं बता पाया। और चौथा और लास्ट जो है वो ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इनकी जो बॉन्डिंग होती है, जैसे फेरोसिन हो गया, Re2Cl8 हो गया, इनमें जो बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, ये चीजें जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी न एक्सप्लेन कर पाने के कारण जो है वो फेल हो गई। ठीक है, टेक्स्ट करिए, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एमओटी के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो तब आई जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक को दूर करना हुआ तब। तो कुछ साइंटिस्ट, स्पेशली 4 साइंटिस्ट थे जिसने इसको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया और बनाया। तो पहले 2 साइंटिस्ट थे वो हमारे हुंड्स और मुलिकन, जिन्होंने पहले 1930 में बताया कि ये थ्योरी जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से थ्योरी होती। आगे चल करके 2 साइंटिस्ट और आए जिसे हम आई.ई. लेनार्ड जोन्स और चार्ल्स कल्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी बताई हुई थी हुंड्स और मुलिकन ने, उसी का वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट बता दिया, मतलब क्वांटम मैकेनिकली ये बता दिया कि ये थ्योरी कुछ इस तरीके से है। उसी को उन्होंने फर्दर क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया गया। तो अगर कहा जाए, अगर आपको कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में मिलेगा तो आप अगर को ये दे दिया जाए कि ऑप्शनल क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप किसने किया था, तो आप इस तरीके से लिखेंगे हुंड्स और मुलिकन करके। और ना मतलब कि दिया किसने था, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बताया किसने था, हुंड्स और मुलिकन ने। और फिर उसके बाद में फर्दर डेवलप्ड कौन किया था या मॉडिफाइड कौन किया था, वो आपका क्या है, लेनार्ड जोन्स और चार्ल्स कल्सन करके 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या होता है ये चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो सेंटेंस आपको लिखा गया है वो कुछ इसी तरीके से है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंड्स एंड मुलिकन इन 1930, ये इसको आप ब्रैकेट में करिएगा, एंड फर्दर डेवलप्ड मॉडिफाइड बाय आई.ई. लेनार्ड जोन्स एंड चार्ल्स कल्सन। ठीक, अब याद करिएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको यह बताया गया था कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस थ्योरी में यह कहा गया था कि जो मॉलिक्यूल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कैरेक्टर को या तो आइडेंटिटी को रिटेन किया रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है एटम के कैरेक्टर को वो रिटेन किया रहता है, मतलब बरकरार रखता है। ठीक, लेकिन इस थ्योरी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो चीजें बताई गई कि लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लूज दियर इंडिविजुअल कैरेक्टर। मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, वो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे
तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो आइडेंटिटी या तो कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जा रहा है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा या तो लूज कर देंगे। तो ये अगर कहा जाए एक सीधी सी लाइन में कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी अलग होती है। दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। इसी का जस्ट अपोजिट बताया गया था वहां पे, जो कि एक ड्रॉबैक बना किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उसी को दूर किया गया। अच्छा, ये कैसे हो रहा है इसको भी आपको बताया जा रहा है कि कैसे किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज कर देते हैं, मतलब पूर्ण तौर पे उनकी आइडेंटिटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में ये देखिएगा आपको एक डायग्राम ड्रा करके बताया गया है। यहां पे देखिए, यहां पे कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारा ए है, फिर उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल बी है। ये दोनों जब कंबाइन हुए तो दो तरीके से ये दोनों कंपैरेटिव स्टडी दिखाया गया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किस तरीके से बनाएगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस तरीके से बनाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये ए और बी के ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ओवरलैप किए ऐसे, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाता है तो ये कुछ ऐसे होता है और यहां पे क्या रहेगा, ए बी रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ कंपैरेटिव स्टडी कि हाँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपका एक एटम बी और ये एटम ए और बी दोनों जब आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरलैप करेंगे तो कुछ ऐसे, एमओटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऐसे। ये कैसे हो रहा है ना, एमओटी या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई मेथड बताए गए। उनमें से एक मेथड जो है LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो है वो चीजें हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है, बात आई समझ में। तो पहले आपको बताया गया कि हुंस एंड मुल्कन उन्होंने सबसे पहले दिया 1930 में, फिर उसके बाद फर्दर डेवलप किया गया लेनार्ड जोन्स एंड चार्ल्स कल्सन के द्वारा। और अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ना लूज कंप्लीटली देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं वो अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर को कंप्लीटली लूज कर देते हैं। और कंप्लीटली लूज करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से अप्रोच बताए उन्होंने कि जब कोई भी एटम ए और बी इस तरीके से ओवरलैप करेगा तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच है वो कुछ ऐसा और जो वीबीटी का अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो LCAO मेथड है उस पर हम फोकस करेंगे और ये हमें बताएगा कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक चीज और की जो आपको एक सूचना देनी है वो ये है कि इनमें से जो पुराने होंगे जितने भी हैं तो वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले केमिस्ट्री का, BSc थर्ड ईयर, आगे सेशन जरूर लिखेंगे कि कौन सा ईयर का है। ठीक है, नहीं तो BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री करके जो है वो कई ग्रुप बने हुए हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना। केमिस्ट्री फिर उसके बाद BSc थर्ड ईयर, आगे सेशन का नाम आप जरूर लिखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये वाला जो मैटर है इसको भी जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो जो स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं लिखना चाहते हैं तो उनके पास में सॉफ्ट कॉपी रहेगी तो वो कर लेंगे। ठीक है, ये जिम्मेदारी जो है वो आप ही लोगों में से कोई एक लोग जो है वो लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से लोगों का जो है मैसेज आया हुआ था तो हमने कहा कि अभी जो है वो बना नहीं है। ठीक है, ये सत्येंद्र हो गए, वैभव हो गए, शिवांश हो गए, आप लोगों में से जो ये ब्रिजेश करके कोई एक है तो ये आप ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद में बाकी जितने लोग केमिस्ट्री के हैं अपने इंस्टीट्यूट के उनको आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जो सॉफ्ट कॉपी के मटेरियल्स होंगे वो आपको उसमें भी सेंड कर दिया जाएगा यहां के अलावा। ठीक है, बात आई समझ में। अब चलिए
LCAO मेथड को देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की LCAO मेथड में किस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि इन दिस मेथड टू न्यूक्लियाई मस्ट अप्रोचेज ईच वन अनदर अलोंग अ लाइन व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर। तो एक एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस है, चूंकि दो है तो न्यूक्लियाई प्लूरल यूज किया गया, कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में अप्रोच करती हैं ना एक दूसरे से, एक अलोंग अ लाइन, तो ऐसी कंडीशन में मतलब कि कोई भी दो न्यूक्लियाई तभी आपस में एक दूसरे से एक लाइन पे अप्रोच करेंगी जब वो एक दूसरे से क्या आएंगी ना, नजदीक आएंगी, दैट इज व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर। पहले मेथड में यही है कि इन दिस मेथड टू न्यूक्लियाई मस्ट अप्रोचेज वन अनदर अलोंग अ लाइन, मतलब कोई भी दो न्यूक्लियस एक लाइन पर तभी अप्रोच करेंगे जब वो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे ना, क्लोज आएंगे, दैट इज कि एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। फिर उसके बाद में आगे है टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जब वो दोनों कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उनकी संख्या कितनी होगी, दो होगी, ठीक। मतलब कि यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है आपस में तो क्या बनाएगा, अमन कौन है, अमन अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप बना है तो उस ग्रुप में जो है सबको ऐड करिए। नहीं, जो भी ग्रुप बना होगा इसके पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनो, वो और सब सब्जेक्ट के लिए या कॉमन सा ग्रुप बना होगा जिसमें फिजिक्स मैथ और सभी के लोग होंगे, लेकिन आपको केवल केमिस्ट्री का ग्रुप बनाना है, ठीक है। बात आई समझ में? केवल केमिस्ट्री का ग्रुप बनाएंगे आप और किसी का नहीं, उसमें केवल केमिस्ट्री के लोग रहेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल को AO करके शार्ट में लिखते हैं। अब चूंकि ऑर्बिटल्स है तो इसीलिए एपॉस्ट्रोफी S लगा देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को MO लिखते हैं। दो रहेंगे या दो से ज्यादा रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। अब बात यह है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। अब उनमें से जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, एक की एनर्जी कम होती है और दूसरी की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वही कह रहे हैं कि वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, वेयर एज अनदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो दोनों हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनमें से एक की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होता है, कम होता है। दूसरे की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने हुए हैं उनमें से एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होगी। जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा और कम जो हो रहे हैं उनका नाम क्या देंगे हम, और ये ज्यादा कम हो क्यों जा रहा है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हुए तो दो क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक की एनर्जी ज्यादा और दूसरे की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे, लिखा है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, BMO बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इसका रीजन भी है कि क्यों जो है इसकी एनर्जी कम हुई है, ठीक है। तो लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय एडिटिव और अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तब बनते हैं जब दो
एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या तो एडिटिव टाइप की ओवरलैपिंग होती है तब बनते हैं, और अट्रैक्टिव या एडिटिव ओवरलैपिंग होने के कारण जो है एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, कम हो जाती है, और इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो होमो में सेम होती है। जब सेम टाइप के हम आपके मॉलिक्यूल रहेंगे, दैट इज जैसे आप H2, इसके बारे में आगे आएगा, O2, इन सब में सेम रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल की, लेकिन अगर आप CO कर दीजिए, NO कर दीजिए, तो इन सब में क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा जो है वो ऑर्बिटल नीचे बनाया जाता है जो हैवी मॉलिक्यूल होते है ना, दो ये मॉलिक्यूल में जो आपके हैवी वाले एटम है उनका, तो ये आगे आएगा आपका, ये कौन है, प्रिया यादव, ठीक है। ये आगे आएगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बताया जाएगा, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, तो वहां पे आगे आएगा, आपको बताएंगे। तो अगर होमो एटॉमिक टाइप के मॉलिक्यूल हैं तब तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी, अगर हेट्रो हैं तब जो है हैवी वाले की कम होती है और जो लाइट वाला होता है उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप देखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम था उसे हमने क्या बोला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम इसलिए होती है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एडिटिव या तो अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब अगला है एंटी बॉन्डिंग पे चलते हैं, ठीक। तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा हो रही थी ना, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो रही थी, उसको इन्होंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज एबीएमओ कहा, ठीक। और ये एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये रिपल्सिव ओवरलैपिंग या तो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं, ठीक है, रिपल्सिव या तो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं, इसी के कारण जो है इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसे हम एस्टेरिस्क या तो स्टार सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिग्मा का कोई भी है तो उसके साथ में हम क्या लगा देंगे ना, स्टार लगा देंगे। स्टार लगा होने का मतलब या एस्टेरिस्क लगे होने का मतलब ये है कि वो क्या है, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, अब ये बने कैसे हैं, अब ये जितनी कहानी अभी तक बताई गई है अब उसी को डायग्रामेटिकली आपको बताया जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से, इधर देखिएगा, देखिए ये है हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये आपका क्या हो गया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, जब कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी, दूसरे की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ये कुछ इस तरीके से, और ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ये कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसकी एनर्जी का जो एक तरीके से आप देखेंगे तो यहां आएगा, और जब आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे चलेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे आपको इनकी एनर्जी जो है वो कुछ यहां पे दिखाई देगी। देखिए ये हो गया एनर्जी, फिर उसके बाद में ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपका, ये दूसरा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका जो एनर्जी का डायग्राम आप देखेंगे तो पैरामीटर यहां तक पहुंचेगा। जब ये कंबाइन किए ये बीएमओ बनाया, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है ये देखिए यहां पे, और इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो ये देखिए ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है H2 उसी का एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक। तो जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो आपके एटम, तो उसमें जब आप हाइड्रोजन का लिखते हैं तो ये 1s1 लिखते हैं, तो ये 1s है
और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद में दूसरे वाले हाइड्रोजन का ये NO1s है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा कि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होगी, और उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तब हायर में जाएगा। तो यहां पे जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर गए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, जो लोअर एनर्जी वाला है उसे हम BMO कहे और जो हायर एनर्जी वाला है उसको ABMO कहे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आकर के हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी, फिलिंग हो जाएगी। अब इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बचता है तब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, अदरवाइज अब देख रहे हैं यहां पे दो ही इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और ये इसको हम BMO बोल दिए और इसको क्या बोल दिए, ABMO। अब चूंकि 1s का है, 1s का है, इसीलिए ये सिग्मा 1s और ये क्या हो गया आपका सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार इसलिए क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो डायग्राम आपको बनाया गया है ना, ऐसे ही आपको हर एक मॉलिक्यूल का जो आपके सिलेबस में मेंशन है उनका आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। यही एक एनर्जी लेवल डायग्राम का फॉर्मेट है। अब ये 1s तक का है, अगर 2s आ जाएगा, 2p आ जाएगा तो उसको हम उसकी एनर्जी को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1s की एनर्जी कम होती है, ठीक है, 1s की एनर्जी कम, फिर 2s की, फिर उसके बाद में क्या होता है ना 2p की। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो अब ये 1s तक का है, आगे और भी आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से है। तो अभी तक जो कंक्लूजन या अभी तक जो आपको बताया गया है वो ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है उसमें से एक की एनर्जी ज्यादा होती है, एक की कम होती है। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम इसलिए होती है क्योंकि ये एडिटिव या तो अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये सब्ट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं। इतनी चीजें जो बताई गई हैं वो डायग्राम में आपको यहां पे बताया गया। ठीक है, बात आई समझ में? अगला वाला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है द अबव एनर्जी लेवल डायग्राम पॉइंटेड आउट दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO will increase the energy of molecule and decrease its stability, whereas electron present in BMO decrease the energy of molecule, hence stability increases। ठीक है, आपको पता है ना, ये जो यहां पे लिखा गया है इस डायग्राम में आप देखिए कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को कहां पे रख दें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब रख देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम है। और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जब जाएगा तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज्यादा हो जाने के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि BMO और ABMO की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है 5 पॉइंट पे कि इफ psi A and psi V आर वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड psi A and psi B आर wave function of ABMO and BMO, then on the basis of quantum mechanics an equation can be written for bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital। ध्यान से देखिए, ये जो स्मॉल a लिखा गया है और स्मॉल psi b लिखा गया है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर psi a और ये psi b लिखा गया कैपिटल लेटर में, ये जो psi a कैपिटल लेटर में है ये आपका ABMO के लिए है, ABMO के लिए है,
और फिर उसके बाद में ये जो साई बी लिखा गया है ना कैपिटल में, ये किसके लिए है? बीएमओ के लिए। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन सब का मतलब अलग अलग है। ये जो साई ए साई बी है ये लिखा गया है आर वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड ये साई कैपिटल ए एंड साई कैपिटल बी आर द वेव फंक्शंस ऑफ बीएमओ एंड बीएमओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है और क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। तो क्वांटम मैकेनिकली हम इसको लिख सकते हैं, ये देखिए साई बी जो है, साई बी मतलब कि वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन कैसे रहा है? एडिटिव ओवरलैपिंग के कारण या तो अट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होने के कारण। तो हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन है उनको आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये साई ए प्लस साई बी हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। फिर उसके बाद में आगे में क्या किया गया है? जब हम इसको क्या करेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे। ये देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए साई बी कहने का मतलब वेव फंक्शन ऑफ, साई बी कहने का मतलब वेव फंक्शन ऑफ किसका? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साई ए जो कैपिटल में है इसका कहने का मतलब कि एबीएमओ का क्या हो गया? ये वेव फंक्शन हो गया। तो अट्रैक्टिव होने के कारण या एडिटिव होने के कारण बॉन्डिंग का क्या हो जाएगा? साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस क्या हो जाएगा? साई बी। और ये रिपल्सिव या सब्ट्रैक्टिव होने के कारण एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगा? साई ए माइनस क्या हो जाएगा? साई बी। ठीक है, बात आई समझ में? अब इसी को आप स्क्वायर कर दीजिए इक्वेशन